हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गैलेक्सी ऑफ ज्योमेट्रिक्स। आज हम सेक्शन 2 जो पार्ट बी है हमारे पास उसको सॉल्व करेंगे, जो कि हमारे पास कुछ सिलेक्टिव बच्चों के लिए होता है, जो इमेज प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस कैंडिडेट्स ओनली के लिए है। ठीक है, तो जैसे कि पैटर्न हमें पता है और ऑलरेडी हम 3 लेक्चर बना चुके हैं प्रीवियस ईयर गेट ज्योमेट्रिक्स 2024 पेपर एनालिसिस की, जिसके अंदर हमारे पास पार्ट बी के अंदर 2 सेक्शंस होते हैं जो कि इक्वल नंबर्स के होते हैं और हमारे पास चॉइस रहती है दोनों में। तो हमने पार्ट बी का सेक्शन 1 जो सर्विंग एंड मैपिंग वाला पार्ट होता है उसको प्रीवियस लेक्चर में कवर किया था। आज हम इमेज प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करेंगे। जैसे कि हमें पता है कि 8 क्वेश्चन हमारे पास 1 मार्क्स के रहेंगे और हमारे पास 11 क्वेश्चन रहेंगे 2 मार्क्स के। तो ये हो गया 8 नंबर्स का और ये हो गया हमारे पास 22 मार्क्स का। तो टोटल हमारे पास 30 मार्क्स का रहता है ये पोर्शन, जो कि ऑप्शनल रहता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 66 क्वेश्चन नंबर, जो कि 66 से 73 के 1 मार्क्स के रहेंगे। तो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है 66 में कि ए 4 बैंड मल्टी स्पेक्ट्रल इमेज ऑफ साइज 64 by 64 पिक्सल्स हैज 560 हेडर बाइट्स। The per pixel depth of the image is 2 bytes and the total number of bytes required to store this image on the disk in the band interleaved by line BIL फॉर्मेट जो होता है उसमें हमारे पास स्टोर करने के लिए इमेज को डिस्क में कितना साइज का रिक्वायरमेंट रहेगा बाइट्स के अंदर। ठीक है, तो वो कैलकुलेट करने के लिए आपको पता है कि एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। मान लीजिए कि आपके पास ये इमेज है, ठीक है, जो कि 64 by 64 पिक्सल्स की है। तो ये हो गया हमारे पास। इसके लिए जो इमेज है कितना साइज चाहिए होगा 64 by 64, मतलब नंबर ऑफ कॉलम इंटू नंबर ऑफ रो और इंटू का नंबर ऑफ बैंड्स। एक बैंड के लिए तो नंबर ऑफ बैंड्स कितने 4। ठीक है, उसके बाद हमारे पास बाइट्स कितना है पर पिक्सल डेप्थ का 2, तो नंबर ऑफ बाइट्स भी मल्टीप्लाई किया। अब हमारे पास हेडर जो टाइप बाइट्स है, जो हेडर बाइट्स है उसको ऐड ऑन करते हैं तो हमारे पास टोटल साइज निकल जाता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या क्या है, नंबर ऑफ बैंड्स हो गए 4 और साइज हो गया 64 by 64 और हमारे पास पर पिक्सल डेप्थ हो गई 2 बाइट्स। तो इसको मल्टीप्लाई किया और प्लस में हेडर बाइट्स किया तो आपका आंसर आ जाएगा 33328। तो 33,328 बाइट्स हमारे पास ये साइज चाहिए होगा हमारे पास डिस्क के ऊपर। ठीक है, इस इमेज को स्टोर करने के लिए। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास कि ए 1 डायमेंशनल नॉर्मलाइज्ड कर्नल 1/4 1 to 1 इज convolved with an image to produce an intermediate result. The intermediate image of this operation is again convolved. ठीक है, तो अगेन किया गया है हमारे पास सेम कर्नल के साथ टू प्रोड्यूस फाइनल रिजल्ट। तो पहले इंटरमीडिएट इमेज बनी हमारे पास इस कर्नल का यूज करके, उसके बाद हमारे पास फिर से उस कॉन्वॉल्व कर्नल का यूज किया गया और फाइनल रिजल्ट निकाला गया। तो द इक्विवेलेंट कर्नल टू अचीव द सेम फाइनल रिजल्ट, अगर हम दो बार ना यूज करके एक ही इमेज के ऊपर इक्विवेलेंट कर्नल यूज करते हैं तो सेम रिजल्ट देता है, वो हमें बताना है कि इक्विवेलेंट कर्नल कौन सा होगा। मतलब कि एक बार हमने पहले ये कर्नल यूज किया, फिर इंटरमीडिएट इमेज मिली, फिर इसका हमने क्या किया सेम कर्नल का यूज करके कन्वर्ट किया है और फाइनल रिजल्ट निकाला। ठीक है, तो हमारे पास बताना है कि इक्विवेलेंट कर्नल कौन सा होगा, कि एक ही बार उस कर्नल को यूज करें और जो इनिशियल और फाइनल रिजल्ट है इंटरमीडिएट की जरूरत ना पड़े, सेम रिजल्ट है हमारे पास। ठीक है, तो जब हम इक्विवेलेंट कर्नल निकालते हैं तो इसका क्या करते हैं हम फ्लिप और शिफ्ट करते हैं। जैसे कि इस एक्सप्लेनेशन में आप देख सकते हो हमारे पास 1 डायमेंशनल नॉर्मलाइज कर्नल हो गया, ये जो गिवन है। ठीक है, तो हमारे पास इसको 2 बार यूज किया गया फाइनल रिजल्ट निकालने के लिए। तो अप्रोच कैसी रहेगी, जब हमें इक्विवेलेंट कर्नल निकालना है तो सबसे पहले क्या करेंगे हम फ्लिप एंड शिफ्ट करते हैं। ठीक है, सेकंड कर्नल निकालने के लिए, और फिर हमारे पास एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन करते हैं और फिर जो समेशन होता है उसके बाद हमारे पास क्या आउटपुट निकलता है जो इक्विवेलेंट कर्नल होता है। ठीक है, तो इस में जो गिवन है हमारे पास 1 to 1 है, इसको अगर आप फ्लिप करोगे 1 to 1, अगर हमारे पास 2 डायमेंशनल रहता है तो प्रॉब्लम होता है, बट 1 to 1 को जब आप फ्लिप और शिफ्ट करोगे तो हमारे पास क्या 1 to 1 ही मिलेगा। ठीक है, फ्लिप करने के बाद भी अगर हमारे पास 1 3 2 4 1 3 होता है इस टाइप से तो इसको फ्लिप करने में दिक्कत आती है। बट हमारे पास 1 to 1 क्या है डायमेंशनल 1 डायमेंशनल है, तो इसको सिंपल सेम रहेगा। बट इसको स्लाइड करेंगे मल्टीप्लाई करने के लिए, जैसे हमें बीच के जो डिजिट्स हैं उनको कैलकुलेट करने के लिए इसको शिफ्ट करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं।
तो जैसे पहली पोजीशन हो जाएगी हमारे पास 1 to 1 वाली, तो 1 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से 2 मल्टीप्लाई और फिर 1 से 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो टोटल 6 मिल गया। 1 to 1 ये जो है हमारे पास, इसको शिफ्ट कर दिया एक आगे, तो 2 1 और जो पीछे का रहेगा वो 0 रहेगा। उसके बाद हमारे पास ये सेकंड पोजीशन बन गई, 1 to 1 को 2 1 0 से मल्टीप्लाई करके 1 को 2 से, 2 को 1 से, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करके 4 मिल गया। फिर हमने इसको फिर से शिफ्ट कर दिया तो 1 0 0 हो गया, इसका पोजीशन 3 बन के उसको मल्टीप्लाई करके 1 आ गया। तो अब हमारे पास पहला एलिमेंट तो क्या था, 1 था, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सेकंड हो जाएगा 4, फिर 6 आ गया हमारे पास, फिर 4 1। तो इस टाइप से हमारे पास ये मिडिल एलिमेंट्स निकलते हैं। और नॉर्मलाइजेशन करने के लिए हर एक जो समेशन है, जैसे कि वी डिवाइड ईच एलिमेंट बाय द सम ऑफ द एलिमेंट्स इन द कर्नल, तो 1 + 4 + 6 + 4 + 1 हमारे पास 16 हो गया, तो 1/16 हमारे पास नॉर्मलाइज्ड इक्विवेलेंट कर्नल के लिए। जैसे 1/4, 1 to 1 का नॉर्मलाइज्ड 2 बार यूज करने पर जो फाइनल रिजल्ट आएगा, अगर हम इसको एक ही बार में यूज कर लेते हैं, इस कर्नल को, इक्विवेलेंट कर्नल है, तो सेम जो फाइनल रिजल्ट होगा वो हमें प्राप्त होगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया हमारे पास, ऑप्शंस में जो गिवन है 1/16 1 4 6 4 1, ऑप्शन ए आंसर हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन अप्लाई टू ए डिजिटल इमेज जनरली डज नॉट यील्ड ए ट्रूली यूनिफॉर्म हिस्टोग्राम ऑफ द ट्रांसफर्ड इमेज ड्यू टू, ठीक है। तो ये डिस्क्रीट नेचर ऑफ पिक्सल वैल्यूज, पुअर कॉन्ट्रास्ट ऑफ द ओरिजिनल इमेज, लो फ्रिक्वेंसी इमेज इन्फॉर्मेशन, या फिर प्रेजेंस ऑफ एजेस। तो ये सारी तो हमारे पास प्रॉपर्टीज हमने देखी है हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन के अंदर, लेकिन डिस्क्रीट नेचर होता है पिक्सल वैल्यूज का, ये हमें चीज़ पता ही है। तो इसकी वजह से हम यूनिफॉर्म हिस्टोग्राम को गेट आउट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पिक्सल वैल्यूज का क्या डिफरेंट नेचर रहता है, हर एक वैल्यू डिफरेंट रहती है, इसकी वजह से हमारे पास यूनिफॉर्म हिस्टोग्राम नहीं मिलता है। तो ये चीज़ हम देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन के अंदर कि द हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन अप्लाई टू ए डिजिटल इमेज जनरली डज नॉट यील्ड ट्रूली यूनिफॉर्म हिस्टोग्राम ऑफ द ट्रांसफॉर्म्ड इमेज ड्यू टू डिस्क्रीट नेचर ऑफ द पिक्सल वैल्यूज। क्योंकि अगर ट्रांसफॉर्म कर दिया हमने इमेज और फिर हम चाहते हैं कि यूनिफॉर्म हिस्टोग्राम मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि पिक्सल वैल्यू जो होती है रिमोट सेंसिंग इमेजेस के अंदर इंटेंसिटी के बेसिस पे जो पिक्सल वैल्यू असाइन की जाती है वो डिफरेंट होती है, हमारे पास डिस्क्रीट नेचर होता है, इसकी वजह से यूनिफॉर्म हिस्टोग्राम नहीं मिलता है। तो histogram equalization is a low computation contrast enhancement method that improves the appearance of an image by uniformly distributing the pixel intensity values. It's one of the simplest and easiest method for एनहेंसिंग इमेज कॉन्ट्रास्ट। तो ये चीज़ हमने अपने वीडियो लेक्चर में देखा है इमेज एनहेंसमेंट के अंदर कि हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन कैसे करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आप चीज़ देख सकते हो, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हमने उसमें समझा हुआ है। तो वहाँ पे हमें पता है कि डिस्क्रीट नेचर की वजह से यूनिफॉर्म हिस्टोग्राम नहीं मिलता है। डिजिटल इमेजेस आर मेड अप ऑफ पिक्सेल्स विच आर स्मॉल सरफेस एलिमेंट्स दैट कंटेन अ वैल्यू और सेट ऑफ वैल्यूज दैट कोड द इंटेंसिटी लेवल एट ईच पोजीशन। द डिस्क्रीट नेचर ऑफ पिक्सल वैल्यूज कैन लीड टू नॉन यूनिफॉर्म हिस्टोग्राम। तो डिस्क्रीट नेचर की वजह से वहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म हिस्टोग्राम मिलता है, क्योंकि जो पिक्सल वैल्यू असाइन की जाती है वो इंटेंसिटी के बेसिस पे, कितना रेडिएशन की इंटेंसिटी सेंसर तक पहुँच रही है उसके बेसिस पे हमारे पास डिजिटल नंबर असाइन किया जाता है। हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल फॉर्म्स ऑफ नॉन लीनियर कॉन्ट्रास्ट एनहेंसमेंट। इमेज एनहेंसमेंट का एक मेथड है जो कि कॉन्ट्रास्ट एनहेंसमेंट का एक फॉर्म है। When an image histogram is equalized, all pixel values of the image are redistributed so there are approximately an equal number of pixels to each of the user specified output gray scale classes। और ये चीज़ पता है हमें कि ये जो डिजिटल नंबर है उसके बेसिस पे, ग्रे स्केल के बेसिस पे, क्योंकि उसका जो रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन रहता है उसके बेसिस पे उसको असाइन किया जाता है। जैसे 32 64 256 कितने बिट की इमेज है हमारे पास, उसके बेसिस पे ये वैल्यू असाइन की जाती है। The contrast is increased at the most populated range of brightness values of the histogram peaks. It automatically reduces contrast in very dark or very light parts of the image associated with the tails of a normally distributed histogram where the pixel population is sparse। तो जैसे हमें पता है हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन होगा तो जिसमें हमारे पास डार्केस्ट वैल्यू, मतलब जिनकी ब्राइटनेस वैल्यू बहुत कम है, मतलब डिजिटल नंबर वैल्यू बहुत कम असाइन है, मतलब वो नियर टू ब्लैक कलर है और डार्केस्ट पोर्शन रहता है, तो उसको ये रिमूव आउट कर देती है, इमेज एनहेंसमेंट करती है वहाँ पर, क्योंकि इमेज का विजुअल इंटरप्रिटेशन इंक्रीज हो जाता है कॉन्ट्रास्ट एनहेंसमेंट टेक्निक का यूज करके, ठीक है। तो वही है कि वेरी लाइट जो पिक्सल वैल्यूज होती हैं उस पार्ट को रिमूव आउट कर देता है, रिड्यूस कर देता है,
ठीक है। हिस्टोग्राम कैलकुलेशन कैन ऑल्सो सेपरेट पिक्सल्स इनटू डिस्टिंक्ट ग्रुप्स इफ देयर आर वेरी फ्यू आउटपुट वैल्यूज over a wide range. Histogram equation is effective only when original image has poor contrast to start with, otherwise histogram equation may degrade the image quality. तो जिस इमेज की पुअर कॉन्ट्रास्ट है उसके लिए हमारे पास ये टेक्निक जो है वो यूजफुल है, नहीं तो फिर ये इमेज की क्वालिटी को भी डिग्रेड कर देती है। ठीक है, तो हिस्टोग्राम इक्वेशन से रिलेटेड था, बट 1 मार्क्स का क्वेश्चन है और आपको सिंपल सा आंसर पता ही है कि यूनिफॉर्म नहीं मिलता है, नॉन यूनिफॉर्म हिस्टोग्राम मिलता है डिस्क्रीट नेचर ऑफ पार्टिकल की वजह से। तो डज नॉट पूछा गया यूनिफॉर्म की वजह से, तो मतलब नॉन यूनिफॉर्म जिसकी वजह से मिलता है डिस्क्रीट नेचर की वजह से, ऑप्शन ए हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच टाइप ऑफ कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग फिगर। देखिए लीनियर तो नाम से पता है, लीनियर मतलब कि स्ट्रेट लाइन रहेगी। ठीक है, मल्टीपल लीनियर स्ट्रेच होगा या फिर लॉगरिथमिक या गॉसियन स्ट्रेच। तो ये जो इस टाइप का कर्व रहता है वो रहता है वहाँ पर लॉगरिथमिक स्ट्रेच के अंदर। ठीक है, तो अदर टाइप्स ऑफ स्ट्रेच भी देख लेते हैं, जैसे लीनियर वाला तो स्ट्रेट लाइन रह गया। ठीक है, ये लॉगरिथमिक होता है हमारे पास और ये इनवर्स लॉग होता है। तो आप इस फिगर में देख सकते हो हमारे पास कौन सा लॉगरिथमिक स्ट्रेच है। ठीक है, उससे रिलेटेड एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि इसके अंदर और भी टाइप्स हैं, जैसे ये हमारे पास क्या गॉसियन है, ये हमारे पास क्या है इनवर्स लॉगियन है। ठीक है, और ये हमारे पास लॉगरिथमिक होता है जो डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहता है। ये तो हमारे पास इंक्रीजिंग में हो गया या डिक्रीजिंग में हो गया, डिक्रीजिंग वाला हमारे पास लॉगरिथमिक होता है। इसके एप्लीकेशन हमने देखे थे लॉगरिथमिक स्ट्रेच के, कि जब कोई यूजर हमारे पास लो रिफ्लेक्टेंस पोर्शन को स्टडी करना चाहता है, मतलब कि इंटरेस्टेड है वो हमारे पास लो रिफ्लेक्टेंस या डार्केस्ट पार्ट ऑफ द इमेज के अंदर, तो लॉगरिथमिक यूज किया जाता है। और इनवर्स लॉग हमारे पास ब्राइटेस्ट पार्ट को ज़्यादा फेवर करता है। ठीक है, तो लॉगरिथमिक स्ट्रेच देख लिया हमने, इनवर्स लॉग देख लिया, गॉसियन देख लिया, और ये हमारे पास कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग ट्रांसफॉर्मेशन रहता है। ये चीज़ तो हमने देखी है कि स्ट्रेच वाइज हमें कॉन्ट्रास्ट एनहेंसमेंट करना है तो इसका कैलकुलेशन रहता है, जो हमने अपने वीडियो लेक्चर में देखा है। बट इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया हमारे पास कि ये जो फिगर है, ठीक है, ये जो रिप्रेजेंटेशन है फिगर का वो कौन सा कर्व है। ठीक है, तो ये हमारे पास लॉगरिथमिक स्ट्रेच, ऑप्शन सी हमारे पास आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कॉन्ट्रास्ट एनहेंसमेंट इज ए टाइप ऑफ। अब ये तो हमें पता है कि कॉन्ट्रास्ट एनहेंसमेंट के अंदर क्या इमेज की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाता है, मतलब कि उसकी जो ब्राइटनेस वैल्यू है या फिर आप कह लीजिए कि जो पिक्सल वैल्यू जो उनको एनहेंस किया जाता है, जो भी हमारे पास नॉइज होता है उसको रिड्यूस आउट किया जाता है। तो ये स्पेक्ट्रल नहीं है, स्पेशियल नहीं है, टेम्पोरल नहीं है, ये हमारे पास रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन से रिलेटेड होता है, जो कि पिक्सल से रिलेटेड है, उनकी इंटेंसिटी से रिलेटेड है। तो ये हमारे पास कॉन्ट्रास्ट एनहेंसमेंट क्या होता है, रेडियोमेट्रिक एनहेंसमेंट होता है। ऑप्शन सी हमारे पास आंसर हो जाएगा इसका। और ये चीज़ भी पता है हमें कि जब हमें कॉन्ट्रास्ट निकालना होता है तो एल मैक्स अपॉन में एल मिन, ये चीज़ ऑलरेडी हमने पढ़ी हुई है। एल मैक्स मतलब कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पिक्सल इन दैट इमेज। ठीक है, और एल मिन मतलब कि उस क्योंकि नंबर ऑफ बिट्स की इमेज होती हैं, तो उस बिट में पिक्सल वैल्यू सबसे मिनिमम कौन सी है उसके रेशियो को, अगर ये रेशियो हाई है तो मतलब हाई कॉन्ट्रास्ट है, लो है तो मतलब लो कॉन्ट्रास्ट इमेज है। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि कॉन्ट्रास्ट एनहेंसमेंट इज ए टाइप ऑफ रेडियोमेट्रिक एनहेंसमेंट। ठीक है, द एनहेंसमेंट ऑफ द कॉन्ट्रास्ट इज परफॉर्म्ड by changing the initial values to use all the possible values which increase the contrast between the targets and their environment। तो जब हम कॉन्ट्रास्ट एनहेंसमेंट करते हैं तो जो भी वैल्यूज होती हैं उसको चेंज किया जाता है। ठीक है, जिससे कि हर एक फुल रेंज को यूज किया जाए। जैसे अगर 8 बिट इमेज है हमारे पास तो 256 ग्रे लेवल्स रहते हैं, बट कुछ इमेजेस क्या है, ये जैसे इस ओरिजिनल इमेज में देख सकते हैं हम कि 0 से 83 तक की तो कोई रेंज की पिक्सल वैल्यू है ही नहीं। ठीक है, और ये हमारे पास 153 से 255, जब कॉन्ट्रास्ट निकालेंगे तो 153/84 हो गया, बट हमारे पास रेंज अवेलेबल है 255 तक की अवेलेबल है हमारे पास। तो इसको हम क्या करते हैं, स्ट्रेच करते हैं 0 से 255, जितनी रेंज अवेलेबल है उस रेंज में हम उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, जिससे कि इमेज एनहेंसमेंट होता है, इंप्रूव होती है हमारे पास विजुअल इंटरप्रेटेबिलिटी। ठीक है, तो कॉन्ट्रास्ट एनहेंसमेंट चेंजेस द ओरिजिनल वैल्यूज यूज मोर ऑफ द अवेलेबल रेंज, इंक्रीज द कॉन्ट्रास्ट between targets and their backgrounds, manipulate the range of the digital value its histogram। तो हिस्टोग्राम देख सकते हैं कि चेंज हो जाता है, नंबर ऑफ पिक्सल्स जो होते हैं उस डिजिटल नंबर के चेंजेस हो जाते हैं, क्योंकि वैल्यू चेंज हो जाती है तो हिस्टोग्राम चेंज हो जाता है। कॉन्ट्रास्ट क्या है हमारे पास, इट इज द डिफरेंस इन पिक्सल वैल्यूज ऑफ टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एट द सेम वेवलेंथ। तो कोई भी ऑब्जेक्ट होगा वो डिफरेंट प्रॉपर्टी की वजह से, जैसे हमने स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस के अंदर पढ़ा था, डिफरेंट परसेंटेज और रिफ्लेक्टेंस रखता है, तो उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कॉन्ट्रास्ट कहलाता है, सेम वेवलेंथ के ऊपर। तो इसका
डेफिनेशन होता है कि इट इज़ द रेशियो ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी टू द मिनिमम इंटेंसिटी ओवर एन इमेज। तो इस इमेज में हम देख सकते हैं कि मैक्सिमम हमारे पास 153 गया था और मिनिमम हमारे पास 84 गया था। इसके रेशियो को करेंगे तो कॉन्ट्रास्ट मिल जाएगा। एल मैक्स के हमारे पास मैक्सिमम इंटेंसिटी वैल्यू प्रेजेंट इन एन इमेज और एल मिन है हमारे पास मिनिमम इंटेंसिटी वैल्यू प्रेजेंट इन द सेम इमेज। It is important to note that the contrast ratio has profound implication of the usefulness of an image as it aids in visual interpretation of the image। तो ये इंक्रीज कर देता है हमारे पास विजुअल इंटरप्रेटेबिलिटी ऑफ द इमेज आफ्टर इमेज एनहेंसमेंट। ठीक है, इट इज इजी टू इंटरप्रेट द इमेजेस हैविंग लार्जर कॉन्ट्रास्ट रेशियो एज कंपेयर टू द इमेजेस विद लोअर कॉन्ट्रास्ट रेशियो। हाई कॉन्ट्रास्ट इन द इमेजेस इज जनरेटेड व्हेन one feature of the landscape reflects a high amount of radiation in the definite wavelength। ऑब्वियसली क्योंकि अगर हाई अमाउंट रखेगा, लार्ज नंबर ऑफ पिक्सल वैल्यू होगी, उसकी डिजिटल नंबर वैल्यू होगी, और अगर किसी का ऑब्जेक्ट का कम रिफ्लेक्टेंस है सेम वेवलेंथ पे या जो भी हमारे पास वेवलेंथ बैंड है उस इमेज के अंदर, अगर कम रिफ्लेक्टेंस रखता है तो नियर टू जीरो होगी, 1 2 3 स्टेप से रहेगी। तो हमारे पास जो भी कॉन्ट्रास्ट रेशियो रहेगा मैक्सिमम हमारे पास 255 के करीब रहेगी, मान लीजिए 250, और मिनिमम हमारे पास मान लीजिए 2 रहता है तो 125 हमारे पास कॉन्ट्रास्ट हो गया जो कि हाइयर रहेगा। अगर मान लीजिए कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है जो ज़्यादा ब्राइटनेस रखे या फिर कम ब्राइटनेस रखे, मीडियम रेंज का रखता है तो 150 से लेके मान लीजिए 83 तक जाता है, तो देखिए कितना ज़्यादा हमारे पास कॉन्ट्रास्ट का डिफरेंस हो जाता है। तो हाई कॉन्ट्रास्ट में हमारे पास ज़्यादा डेटा को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छा होता है हमारे पास, विजुअल इंटरप्रिटेशन जो होता है वो इमेज का वो ज़्यादा होता है। ठीक है, तो हमारे पास ड्यू टू सेवरल रीजन्स मैनी सैटेलाइट इमेजेस लैक रिक्वायर्ड कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, तो हमारे पास जो ऑप्शन में गिवन था आंसर क्या हो जाएगा, रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन। तो मैंने आपके लिए एक्सप्लेनेशन जो है वो इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आने वाले एग्जाम्स में उससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर बनेंगे, तो इस एक्सप्लेनेशन के अंदर ही आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिल इन द ब्लैंक्स इज ए raster image resampling technique does not alter any of the output cell values from the input raster dataset। नियरेस्ट नेबर हो गया, क्यूबिक कन्वोल्यूशन हो गया, बाइलिनियर या फिर क्राइगिंग। तो इसका आंसर जो रहेगा हमारे पास डज नॉट अल्टर का, तो वो है नियरेस्ट नेबर, क्योंकि ये हमारे पास चेंज नहीं करती है आउटपुट सेल वैल्यूज को। ठीक है, तो इनके बारे में देख लेते हैं कि नियरेस्ट नेबर रीसैम्पलिंग टेक्निक क्या है कि it is a technique for resampling raster data in which the value of each cell in an output raster is calculated using the value of the nearest cell in an input raster। Nearest neighbor assignment does not change any of the values of the cells from the input layer। For this reason it is often used to resample categorical or integer data, for example land use, soil or forest type, or radiometric values such as those from remotely sensed image। तो जैसे इस फिगर के अंदर देख सकते हो आप, जो आउटपुट रास्टर की वैल्यूज होती हैं वो हमारे पास इनपुट रास्टर की वैल्यू को यूज करके प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास चेंज नहीं होता है जो भी रास्टर वैल्यू होती है हमारे पास। ठीक है, आउटपुट सेल वैल्यूज के अंदर बाकी जो टेक्निक्स हैं वो हमारे पास चेंज कर देते हैं। कि एक बाइलिनियर इंटरपोलेशन में आप देखोगे कि रीसैम्पलिंग मेथड है डेट यूजेज अ वेटेड एवरेज ऑफ द 4 नियरेस्ट सेल्स टू डिटरमाइन अ न्यू सेल वैल्यू। तो इसके अंदर क्या 4 नियरेस्ट सेल्स का जो भी इसके आसपास अगर इसकी निकालनी है तो वेटेड एवरेज हम निकालते हैं बाइलिनियर इंटरपोलेशन में। इसके लिए हमारे पास नाइबर जो पिक्सल्स हैं उनका यूज किया जाता है, तो ये चेंज कर देती हैं हमारे पास। ठीक है, क्यूबिक कन्वोल्यूशन है कि टेक्निक फॉर रीसैम्पलिंग रास्टर डेटा इन विच एवरेज ऑफ द नियरेस्ट 16 सेल्स इज यूज टू कैलकुलेट द न्यू सेल वैल्यू। और न्यू सेल वैल्यू जो आउटपुट वैल्यू है सेल वैल्यू उसको कैलकुलेट करने के लिए नियरेस्ट 16 सेल्स जो इनपुट की होती हैं उनका एवरेज किया जाता है। तो ये भी हमारे पास चेंज कर देती है नाइबरहुड वैल्यूज क्या। ठीक है, फिर हमारे पास क्राइगिंग के बारे में देखते हैं कि क्रिगिंग ए स्पेशल इंटरपोलेशन टेक्निक यूज टू एस्टिमेट वैल्यूज एट अनमेजर्ड लोकेशंस बेस्ड ऑन नोन वैल्यूज एट नियर बाई लोकेशंस। तो जो नियर बाई लोकेशंस के बेसिस पे हमारे पास एक जो स्पेशल इंटरपोलेशन करते हैं, जैसे आप देखोगे डिजिटल एलिवेशन मॉडल के अंदर, तो ये जो बना हुआ है वो कंटूर वैल्यूज की हेल्प से बन रहा है। ठीक है, तो इसमें ये क्रेगिंग मेथड का यूज करके जो नियरेस्ट वैल्यूज होती हैं, जो नियर बाई लोकेशंस होती हैं, मतलब कि इनपुट जो वैल्यूज होती हैं उनको वो अल्टर कर देता है, चेंज कर देता है क्रेगिंग के अंदर भी। तो नोन वैल्यूज आर गिवन वेट्स बेस्ड ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द मेजर्ड पॉइंट्स, द प्रेडिक्शन लोकेशंस एंड द ओवरऑल स्पेशल अरेंजमेंट अमंग द मेजर्ड पॉइंट्स। ठीक है, तो जो नोन लोकेशन होती हैं हमारे पास उनको
जो नोन वैल्यूज होती हैं वेट असाइन किया जाता है, उसके बेसिस पे हम डिस्टेंस निकालते हैं दो पॉइंट्स के बीच में। जैसे कि अगर आप डिजिटल एलिवेशन मॉडल को क्रिएट कर रहे हो तो ये एक मेथड होता है कि स्पेशल इंटरपोलेशन टेक्निक यूज की जाती है जो कि क्रेगिंग होती है, जो कि हमारे पास क्या करता है नोन वैल्यूज को जो नियर बाय लोकेशन है उनका यूज करके आउटपुट वैल्यू फाइंड आउट करता है। तो ये भी हमारे पास अल्टर करता है। क्रेगिंग इज बेस्ड ऑन द रीजनलाइज्ड वेरिएबल थ्योरी विच एज्यूम्स दैट स्पेशल वेरिएशन इन द डेटा being modeled is homogeneous across the surface. That is the same pattern of the variation can be observed at all locations on the surface. ठीक है, तो इसके अंदर जो क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि नियरेस्ट नाइबर जो रीसैम्पलिंग टेक्निक होती है वही हमारे पास चेंज नहीं करती है। इनपुट रास्टर डेटा का जो नियरेस्ट वैल्यू होती है, नियरेस्ट सेल, उसी के बेसिस पे अपनी आउटपुट वैल्यू को कैलकुलेट करती है। तो ऑप्शन ए हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि डज नॉट अल्टर पूछा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास डी स्ट्रिपिंग इन रेडियोमेट्रिक करेक्शन इज यूज टू करेक्ट अ टाइप ऑफ सेंसर डिफेक्ट, एटमॉस्फेरिक इफेक्ट, पाथ रेडियंस या फिर ज्योमेट्रिक एरर। तो इसके लिए जो डी स्ट्रिपिंग की टेक्निक हमने देखी थी वो किसके लिए थी हमारे पास, सेंसर डिफेक्ट के लिए। तो आंसर ए हमारे पास हो जाएगा इसका। तो जैसे हमने एयरलाइन स्ट्रिपिंग के बारे में देखा था कि कोई भी इमेज होती है तो वाइट लाइंस आ जाती हैं, तो वो क्लियरली क्या है, जो नियरेस्ट वैल्यूज होती हैं वो सेंसर जो है वो एक्चुअल में कैलिब्रेट नहीं कर पाता है वैल्यूज को। ठीक है, मिस कैलिब्रेशन की वजह से हमारे पास वो चीज़ दिखाई देती है इमेजेस के अंदर, तो उसको करेक्ट किया जाता है, मतलब डी स्ट्रिपिंग किया जाता है। तो जो आता है वो हमारे पास है सेंसर डिफेक्ट की वजह से, एटमॉस्फेरिक इफेक्ट की वजह से नहीं है, पाथ रेडियंस की वजह से नहीं है, ना हमारे पास जियोमेट्रिक किसी भी शेप साइल की जो भी पिक्सल होती है उसकी वजह से नहीं है। तो सेंसर डिफेक्ट की वजह से यहाँ पर इनलाइन स्ट्रिपिंग और उसको डी स्ट्रिपिंग जो रेडियोमेट्रिक करेक्शन होता है वो होता है सेंसर डिफेक्ट की वजह से। तो इसके बारे में देख लेते हैं कि डिटेक्टर रेस्पॉन्स कैसा है कि ओवर टाइम द रेस्पॉन्स ऑफ ए डिटेक्टर कैन ड्रिफ्ट कॉजिंग इट टू रिकॉर्ड लाइन्स डेट आर ब्राइटर और डार्कर देन अदर लाइन्स। तो इसको जैसे हमने इनलाइन स्ट्रिपिंग पढ़ा था वैसे ही उसको क्या कहते हैं, लाइन स्ट्रिपिंग। ये हमने रेडियोमेट्रिक एंड जियोमेट्रिक करेक्शंस की वीडियो लेक्चर सीरीज में देखा हुआ है। ठीक है, तो ये किसकी वजह से होता है, सेंसर के डिफेक्ट की वजह से, क्योंकि वो कैलिब्रेट नहीं कर पाता है। तो नियरेस्ट जो होती है वो जो भी एक डिटेक्टर्स होते हैं हमारे पास, ठीक है, सेंसर के अंदर, तो एक डिटेक्टर मान लीजिए अपनी वैल्यू को कैलिब्रेट नहीं कर पा रहा है तो ये हमारे पास वाइट लाइन कॉज करता है रिमोट सेंसिंग इमेज के अंदर। ठीक है, तो नॉइज हो गया, सम डिटेक्टर जनरेट नॉइज ड्यू टू डिफरेंस इन गेन एंड ऑफसेट, दिस कैन रिजल्ट इन बेंडिंग। De-stripping is a standard image pre-processing step that corrects image strips to improve इमेज क्वालिटी। सम कॉमन मेथड्स फॉर डी-स्ट्रिपिंग इंक्लूड हिस्टोग्राम मैचिंग कर सकते हैं, लो पास फिल्टर या फिर मूवमेंट मैचिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास मेथड्स हैं डी-स्ट्रिपिंग के। उसके बाद अगर देखा जाए तो करेक्शन फॉर लाइन स्ट्रिपिंग, जिसको हम डी-स्ट्रिपिंग कहते हैं, कि सेंसर इज कॉल्ड आइडियल व्हेन देयर इज ए लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। ऑल्दो ऑल द डिटेक्टर्स आर वेल कैलिब्रेटेड प्रायर टू लॉन्च, द रेस्पॉन्स ऑफ सम ऑफ द डिटेक्टर्स में शिफ्ट टूवर्ड्स लोअर और हाइयर एंड। तो हमारे पास क्या डिटेक्टर्स जो होते हैं सेंसर के अंदर वो शिफ्ट हो सकते हैं हमारे पास किसी वजह से लोअर या हायर एंड की तरफ। द प्रेजेंस ऑफ ए सिस्टमैटिक हॉरिजॉन्टल बेंडिंग पैटर्न इज फ्रिक्वेंटली सीन ऑन इमेजेस produced by electronic scanners such as multispectral scanners, 6th line bending and on TM 16th line bending। मतलब कि आप सिंपल सी चीज़ समझ लीजिए कि जो भी इमेज के अंदर किसी डिटेक्टर की वैल्यू जो होती है वो कैलिब्रेट नहीं हो पाती है, तो रिमोट सेंसिंग इमेज के अंदर हमारे पास वाइट या ब्लैक लाइंस जनरेट होती हैं, तो उसको इनलाइन स्ट्रिपिंग या लाइन स्ट्रिपिंग कहते हैं। और उसको रिमूव आउट करने के लिए या फिर रेडियोमेट्रिक करेक्शन यूज करने के लिए हम क्या है, डी स्ट्रिपिंग करते हैं। तो ये जो लाइंस आती है वो जनरली सेंसर के डिफेक्ट की वजह से आती है। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा इसका, सेंसर डिफेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंपल सा है कि द फिगर गिवन बिलो शोज द फोरियर स्पेक्ट्रम ऑब्टेन्ड बाय अप्लाइंग फिल्टर ऑन ए रिमोट सेंसिंग इमेज इन फ्रीक्वेंसी डोमेन जोन ए रिप्रेजेंट द लोकेशन ऑफ द कंपोनेंट। तो जोन ए के पास हमारे पास क्या है, इसके अंदर देख सकते हैं हम कि जोन ए जो है सेंटर के पास है, जोन बी हमारे पास मीडियम डिस्टेंस पे है और जोन सी हमारे पास सबसे दूर है। तो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर क्या रहता है कि जो लो फ्रिक्वेंसीज होती हैं वो नियर द सेंटर होती हैं और हाई फ्रिक्वेंसी जो प्लॉट की जाती हैं वो सेंटर से फार अवे होती हैं। ठीक है, तो जोन ए जो है वो हमारे पास नियर द सेंटर है, सबसे ज़्यादा क्लोज है, तो ये लो फ्रिक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, लो फ्रिक्वेंसी डोमेन है। और सी हमारे पास क्या है, फार फ्रिक्वेंसी डोमेन हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर देख सकते हैं ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा।
कि इन द रिप्रेजेंटेशन फोरियर इमेज और स्पेक्ट्रम लो फ्रिक्वेंसीज आर प्लॉटेड नियर द सेंटर while high frequencies are plotted far from it, so जो नहीं represent the low frequency component। ठीक है, तो ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन थे। अब देखेंगे हम 2 मार्क्स के क्वेश्चन 74 से लेके 84 तक। इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स रहेंगे, उनको भी सोल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें 74 क्वेश्चन नंबर है कि फॉर द फॉलोइंग कोवेरियंस मैट्रिक्स ऑफ ए मल्टी स्पेक्ट्रल इमेज विच ऑफ द स्टेटमेंट्स इज आर इनकरेक्ट। तो इसमें अगर हम निकालते हैं, हमें पता है कोवेरियंस मैट्रिक्स के अंदर ये वेरिएंस हो गया 1 1 का, ये हमारे पास हो गया 2 1 का, 3 1 का, ठीक है, या फिर 1 2 1 3, क्योंकि ये हमारे पास क्या सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक होती है। तो सिग्मा 2 1 और सिग्मा 1 2 इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 46.71 और 46.71, ये हमारे को 40.68 1 3 और 3 1 के बीच में 40.68। ठीक है, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और जो डायगोनल एलिमेंट्स है वहाँ पर वेरिएंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, और ये हमारे पास क्या कोवेरियंस हो गया 1 और 2। ठीक है, तो इसमें हमें क्या ऑप्शन में गिवन है कि बैंड 1 एंड बैंड 2 हैव मैक्सिमम कोरिलेशन। उसके बाद है बैंड 2 एंड बैंड 3 आर लीस्ट कोरिलेटेड। बैंड 3 कन्वेज द मैक्सिमम इंफॉर्मेशन कंटेंट, बैंड 1 कन्वेज द मिनिमम इंफॉर्मेशन कंटेंट। तो हमें क्या बताना है, इनकरेक्ट बताना है। तो देखिए बैंड 3 का जो है वो वेरिएंस सबसे ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन कंटेंट रखेगा, जब सबसे ज़्यादा हमारे पास इंफॉर्मेशन मिलेगी। बैंड 1 का सबसे कम है वेरिएंस, तो ये हमारे पास मिनिमम इंफॉर्मेशन कंटेंट रखेगा। सी और डी में कोई डाउट नहीं। फिर हमारे पास ऑप्शन सेकंड जो है बैंड 2 एंड बैंड 3 आर लीस्ट कोरिलेटेड। तो कोवेरिएंस अगर हम देखेंगे बैंड 2 एंड बैंड 3 का, तो बैंड 2 एंड बैंड 3 का हमारे पास 69.59 कोवेरिएंस। तो इसको क्या मैं लिस्ट आउट कर लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ है कि कोवेरिएंस बिटवीन बैंड 1 एंड बैंड 2 कितना हो गया, जैसे मैंने बताया आपको 46.71 हो गया, और बैंड 2 एंड बैंड 3 के बीच में कितना हो गया हमारे पास 69.59 हो गया। ठीक है, और बैंड 1 एंड बैंड 3 के बीच में हो गया 40.68। तो यहाँ पे देख सकते हो बैंड 2 एंड 3 के बीच में 69.59, 40.68 और 46.71 हो गया। तो मैक्सिमम होगा लीस्ट की जगह, क्योंकि सबसे ज़्यादा वैल्यू जो कोवेरिएंस की है बैंड 2 एंड बैंड 3 के बीच में, तो सबसे ज़्यादा रिलेशन किसके बीच में, क्योंकि कोवेरिएंस एक रिलेशन बताता है दोनों बैंड के बीच में जो भी है, ये चीज़ हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है। कोवेरिएंस कोरिलेशन बताएगा बिटवीन द बैंड्स। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा बैंड 2 एंड बैंड 3 का है, तो ये गलत हो जाएगी, तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। बैंड 1 एंड बैंड 2 की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे बैंड 1 एंड बैंड 2 जो है वो 46.71 है, जो कि बैंड 2 एंड बैंड 3 से कम है, और बैंड 1 एंड बैंड 3 से ज़्यादा है। तो इसका हमारे पास थोड़ा डाउटेबल है, तो अब एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। बट इसका आंसर जो है वो बी है, क्योंकि ये तो साफ साफ दिख रहा है कि आंसर गलत है, क्योंकि ज़्यादा कोरिलेशन रखता है बट ऑप्शन में लीस्ट कोरिलेटेड है। ठीक है, तो कोरिलेशन क्या होता है, कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स बैंड्स इन दिस केस इज मेजर्ड बाय द कोवेरिएंस नॉर्मलाइज्ड बाय द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्टैंडर्ड डेविएशंस। हमें पता है स्क्वायर होता है, अगर हम वेरिएंस निकालते हैं तो किसी का भी 1 का निकालना है हमारे पास 1 1 का, तो सिग्मा 1 का स्क्वायर होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है। ठीक है, या फिर आपको अगर कोवेरिएंस निकालना है दो बैंड के बीच में कोरिलेशन, तो कोवेरिएंस निकालना है। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन का प्रोडक्ट होता है। तो हायर कोवेरिएंस जनरली इंडिकेट्स अ हायर कोरिलेशन, बट वी नीड टू कंसिडर स्टैंडर्ड डेविएशंस एज वेल। ठीक है, इन्फॉर्मेशन कंटेंट हम किसको हाई मान रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन कंटेंट इज रिलेटेड टू द वेरिएंस ऑफ ए वेरिएबल, हायर वेरिएंस जनरली इंडिकेट्स मोर इन्फॉर्मेशन कंटेंट। तो ये हमने लिस्टिंग आउट कर ली किससे, जो कोवेरिएंस मैट्रिक्स दी हुई है। We cannot directly conclude the maximum correlation without knowing the standard deviations of the each band. However, we can say that band 2 and band 3 have the highest covariance, suggesting they might be more correlated. और ये चीज़ पता है हमें, कोवेरियंस जो है बैंड 2 एंड बैंड 3 की वैल्यू ज़्यादा है, इसलिए वो ज़्यादा कोरिलेशन रखते हैं हमारे पास। ठीक है, लीस्ट नहीं है, मोर कोरिलेटेड है। उसके अलावा अगर इंफॉर्मेशन कंटेंट की बात करें तो वेरिएंस निकालना पड़ेगा। 34.14 है बैंड 1 का, 68.83 है, फिर 248.40 है, सबसे ज़्यादा वेरिएंस है 248.40, तो सबसे ज़्यादा क्या मैक्सिमम इंफॉर्मेशन कंटेंट रखेगा बैंड 3। और लीस्ट कोवेरिएंस किसका है हमारे पास, बैंड 1 का है, तो हमारे पास लेस इंफॉर्मेशन कंटेंट रखेगा। ठीक है, तो हर एक ऑप्शन के बारे में है कि बैंड 1 एंड बैंड 2 है मैक्सिमम कोरिलेशन, कैन नॉट बी डेफिनेटली
कंक्लूडेड फ्रॉम द कोवेरियंस मैट्रिक्स अलोन, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन की इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। बैन 2 एंड बैन 3 हैव द हाईएस्ट कोवेरियंस अमंग द पेयर्स। ये चीज़ हमें पता है, ऑप्शन में अंदर के अंदर लीस्ट को रिलेटेड है तो गलत हो जाएगा, ठीक है, और आंसर भी यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद बैंड 3 यहाँ पर मोर इन्फॉर्मेशन कंटेंट रखता है क्योंकि वेरिएंस ज़्यादा है, और बैंड 1 हमारे पास मिनिमम इन्फॉर्मेशन कंटेंट रखता है क्योंकि लोअर वेरिएंस है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 75 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैटिस्टिकल मेजर्स कैन नॉट बी कंप्यूटेड फ्रॉम द मल्टी स्पेक्ट्रल इमेज हिस्टोग्राम्स। अब देखिए, मीन स्क्यूनेस, कोटोसिस हो गया, कोवेरियंस मैट्रिक्स हो गया, कोरिलेशन मैट्रिक्स हो गया, अकरेंस मैट्रिक्स हो गया। तो आपने ये चीज़ तो कैलकुलेट की हुई है। मीन स्क्यूनेस और कोटोसिस हमें पता है ये ग्राफ से हमें मिल सकती है, इमेज हिस्टोग्राम से मिल सकती है। कोवेरियंस मैट्रिक्स हम बना सकते हैं क्योंकि दो बैंड में मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजेस है, मतलब कि नंबर ऑफ बैंड्स हैं हमारे पास, एक नहीं है, एक से ज़्यादा नंबर ऑफ बैंड्स हैं। तो उनके बीच का जो भी हमारे पास रिलेशन रहेगा, उनके बीच का जो भी स्टैंडर्ड डेविएशन रहेगा वो कैलकुलेट किया जा सकता है। कोवेरियंस मैट्रिक्स हम बना सकते हैं। जब कोवेरियंस मैट्रिक्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं तो कोरिलेशन मैट्रिक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम जो मेजर नहीं कर सकते वो है हमारे पास कोअकरेंस मैट्रिक्स, ठीक है। तो आप इसमें कैन नॉट पूछा गया तो आंसर सी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि हिस्टोग्राम्स प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पिक्सल वैल्यूज इन एन इमेज, दे रिप्रेजेंट द फ्रिक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ ईच पिक्सल इंटेंसिटी वैल्यू। हिस्टोग्राम के अंदर क्या है कि कौन से नंबर ऑफ पिक्सल कितनी बार अवेलेबल है उस इमेज के अंदर, ठीक है, उससे हम हिस्टोग्राम बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो मीन हो गया उसका, स्क्यूनेस, कोटोसिस, ये तो चीज़ पता ही है हमें कि अगर वो प्रोबेबिलिटी, सॉरी, जो कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन रखता है हिस्टोग्राम, ठीक है, उसके बेसिस पे हम मीन, स्क्यूनेस और कोटोसिस निकाल सकते हैं। तो इट कैन बी कंप्यूटेड फ्रॉम द हिस्टोग्राम बिकॉज दे आर स्टैटिस्टिकल मेजर्स दैट डिस्क्राइब द सेंट्रल टेंडेंसी, शेप एंड टेल बिहेवियर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये हमारे पास स्क्यूनेस और कोटोसिस के बेसिस पे, जैसा हमें पता है कि गॉसियन रहेगा, ठीक है, या फिर हमारे पास लेफ्ट स्क्यूड रहेगा या राइट स्क्यूड रहेगा, जो हिस्टोग्राम रहेगा उसकी हम शेप जो होती है हिस्टोग्राम की, या फिर टेल बिहेवियर होता है, वो इन्हीं स्टैटिस्टिकल मेजर के बेसिस पर कैलकुलेट किया जा सकता है, ठीक है। कोवेरियंस और कोरिलेशन matrices can also be calculated using histogram. The covariance matrix indicates the relationship between the pixel values in different spectral band, क्योंकि नंबर ऑफ बैंड्स है, मल्टी स्पेक्ट्रल बैंड्स है, तो एक बैंड के अंदर क्या हमारे पास पिक्सल वैल्यू रहेगी, फिर दूसरे बैंड के अंदर उन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वो हमारे पास क्या है, कोवेरियंस मैट्रिक्स के लिए इंपॉर्टेंट रहती है, ठीक है, उसको हम क्रिएट कर सकते हैं कोवेरियंस मैट्रिक्स को। while the correlation matrix measures the strength of the linear relationship between them। तो बैंड के बीच में लीनियर रिलेशनशिप बताने के लिए कोवेरियंस मैट्रिक्स जब हम कैलकुलेट कर लेंगे तो कोरिलेशन मैट्रिक्स भी इजीली कैलकुलेट की जा सकती है। However, a co-occurrence matrix is different. It is a 2D matrix that represents the probability of two pixels with specific intensity values occurring together at a certain spatial distance and orientation. This information cannot be derived directly from a histogram, which only provides information about the distribution of the individual pixel values. तो जो को अकरेंस मैट्रिक्स होती है वो 2D मैट्रिक्स होती है जो रिप्रेजेंट करती है हमारे पास दो पिक्सल्स को स्पेसिफिक इंटेंसिटी वैल्यू पे, वो कब एक साथ अकर करती हैं, ठीक है, तो एट ए सर्टेन स्पेशल डिस्टेंस एंड ओरिएंटेशन। तो इसको हम हिस्टोग्राम से कैलकुलेट नहीं कर सकते हमारे पास, तो को अकरेंस मैट्रिक्स को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास जो कोअकरेंस मैट्रिक्स होती है सिर्फ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिविजुअल पिक्सल वैल्यूज। जैसे हम इसके अंदर देख सकते हैं, जैसे कि हमने इमेज एनहेंसमेंट के लिए कॉन्ट्रास्ट एनहेंसमेंट टेक्निक जो हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन होता है उसका यूज़ किया हुआ है। पहले ओरिजिनल इमेज ऐसी थी, हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन के बाद हमारे पास इस टाइप की इमेज है, थोड़ा विजुअलिटी इंक्रीज की गई है, इम्प्रूवमेंट की गई है। तो पहले इस इमेज का ये हिस्टोग्राम था, मतलब कितने नंबर ऑफ पिक्सल्स अवेलेबल हैं इस रेंज ऑफ वैल्यूज में, ठीक है, और फिर बाद में हमने उसको हिस्टोग्राम को इक्वलाइज किया। तो इसमें क्लियरली हम देख सकते हैं कि नंबर ऑफ पिक्सल्स क्या है, वो पूरी रेंज को यूज कर रहे हैं, और जो भी उसकी विजुअल इंटरप्रेटेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, और नंबर ऑफ पिक्सल की वैल्यू चेंज हो जाती है, नंबर्स भी चेंज हो जाते हैं, ठीक है, हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन कॉन्ट्रास्ट एनहांसमेंट टेक्निक को यूज करके। अब ये हमारे पास रेड कलर है, इसका मतलब ये क्या है, एमएसक्यू क्वेश्चन है, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन है, एक से ज़्यादा आंसर हमारे पास करेक्ट हो सकते हैं।
ठीक है, ऑप्शंस हो सकते हैं। तो इसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस पीसीए इज आर करेक्ट। इज भी हो सकता है, आर भी, मतलब एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी करेक्ट ऑप्शंस हो सकते हैं। तो पहला है हमारे पास पीसीए के बारे में बताना है। पहला है हमारे पास कि ए 2 डायमेंशनल डेटा सेट कैन हैव अप टू 4 प्रिंसिपल कंपोनेंट्स। तो ये ऑप्शन हमारे पास पहला जो है वो गलत है, क्योंकि 1 डायमेंशनल डेटा सेट के अंदर क्या है कि इंफॉर्मेशन जो होती है वो सिग्निफिकेंट कैप्चर की जाती है। ठीक है, तो द फर्स्ट प्रिंसिपल कंपोनेंट अकाउंट्स फॉर द मेजोरिटी ऑफ द कंसीडर्ड डेटा वेरिएशन। जैसे फर्स्ट ऑप्शन में था हमारे पास 2 डायमेंशनल डेटा सेट के अंदर 4 प्रिंसिपल कंपोनेंट्स नहीं होते, क्योंकि जितनी डायमेंशनलिटी रहती है उतनी नंबर ऑफ कंपोनेंट्स रहते हैं। जैसे 2 डायमेंशनल है तो 2 ही हमारे पास प्रिंसिपल कंपोनेंट्स रहेंगे। तो ऑप्शन ये गलत हो गया। बी के पास चलते हैं कि फर्स्ट प्रिंसिपल कंपोनेंट अकाउंट्स फॉर द मेजोरिटी ऑफ द कंसीडर्ड डेटा वेरिएशन। सही बात है हमारे पास कि इट फाइंड्स द डायरेक्शन in which the data shows the most variance, capturing the most significant information in a single dimension। तो इसमें हम कंसीडर्ड डेटा जो वेरिएशन रहता है वो सिंगल डायमेंशन के अंदर मोस्ट सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन कैरी करता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। सी की बात करते हैं अगर हम कि द सेकंड प्रिंसिपल कंपोनेंट अटेम्प्ट्स टू इनकैप्सुलेट द मोड ऑफ द डेटा। तो ये जो सेकंड प्रिंसिपल कंपोनेंट होता है वो डायरेक्टली मोड जो होता है डेटा का उसको रिलेट नहीं करता है, तो ऑप्शन सी गलत हो गया। उसके बाद है द ट्रांसफॉर्म प्रिंसिपल कंपोनेंट्स आर लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ द ओरिजिनल वेरिएबल्स एंड आर ऑर्थोगोनल। ठीक है, तो ये हमारे पास सही है, क्योंकि ऑर्थोगोनल होते हैं एक दूसरे से अनकोरिलेटेड रहते हैं। ऑप्शन बी और डी हमारे पास करेक्ट है अबाउट द प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। पहले देखते हैं हमारे पास कि जो करेक्ट है, जैसे बी ऑप्शन करेक्ट है और हमारे पास डी ऑप्शन करेक्ट है। तो द फर्स्ट प्रिंसिपल कंपोनेंट अकाउंट्स फॉर द मेजॉरिटी ऑफ द कंसीडर्ड डेटा वेरिएशन। दिस इज द कोर आइडिया ऑफ द पीसीए। प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस का क्या है, ये जो आइडिया है फर्स्ट प्रिंसिपल कंपोनेंट जो होता है वो मेजॉरिटी ऑफ कंसीडर्ड डेटा वेरिएशन रहता है, ये कोर आइडिया रहता है। इट फाइंड्स द डायरेक्शन इन विच द डेटा शोज द मोस्ट वेरिएंस, सबसे ज़्यादा वेरिएंस दिखाई देता है इसके अंदर, कैप्चरिंग द मोस्ट सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन इन अ सिंगल डायमेंशन। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। फिर डी की बात करते हैं कि द ट्रांसफॉर्म्ड प्रिंसिपल कंपोनेंट्स आर लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ द ओरिजिनल वेरिएबल्स एंड ऑर्थोगोनल। पीसीए इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग न्यू वेरिएबल्स। प्रिंसिपल कंपोनेंट, ठीक है, क्रिएट करता रहता है। डेट आर लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ द ओरिजिनल फीचर्स, जो लीनियर कॉम्बिनेशन रखते हैं ओरिजिनल फीचर के साथ, उसी के बेसिस पे वहाँ पर नए वेरिएबल्स क्रिएट किए जाते हैं पीसीए के अंदर। तो ये जो न्यू कंपोनेंट्स होते हैं वो एक दूसरे के अनकोरिलेटेड रहते हैं या फिर ऑर्थोगोनल रहते हैं। तो ऑप्शन डी भी यहाँ पर करेक्ट है। अगर हम नॉन जो इसमें इनकरेक्ट ऑप्शंस हैं ए और सी, उनकी बात करते हैं कि 2 डायमेंशनल डेटा सेट अप टू 4 प्रिंसिपल कंपोनेंट्स, ये गलत है, क्योंकि जितनी ज़्यादा डायमेंशनलिटी होती है उतना ही हमारे पास ओरिजिनल डेटा का पीसीए होता है, नंबर ऑफ प्रिंसिपल कंपोनेंट्स होते हैं। तो ए 2 डायमेंशनल डेटा सेट कैन हैव अप टू 4 प्रिंसिपल कंपोनेंट्स की बात करें तो ए 2 डायमेंशनल डेटा सेट कैन ओनली हैव 2 प्रिंसिपल कंपोनेंट्स। क्यों? कि द नंबर ऑफ प्रिंसिपल कंपोनेंट्स इज ऑलवेज इक्वल टू द डायमेंशनलिटी ऑफ द ओरिजिनल डेटा। इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको याद रखनी है। द सेकेंड प्रिंसिपल कंपोनेंट अटेम्प्ट्स टू इनकैप्सुलेट द मोड ऑफ द डेटा। ठीक है, इसकी बात करते हैं तो द सेकेंड प्रिंसिपल कंपोनेंट कैप्चर्स द सेकेंड most significant direction of the variance in the data. It does not directly relate the mode. Most frequent value को ये हमारे पास डायरेक्टली रिलेट नहीं करता है। तो ऑप्शन बी और डी जो है वो हमारे पास पीसीए के बारे में करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द कंटेक्स्ट ऑफ सैटेलाइट इमेज क्लासिफिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन है बोथ ANN एंड फुजी सी मीन्स क्लस्टरिंग आर पैरामेट्रिक क्लासिफायर। बी में नॉन पैरामेट्रिक क्लासिफायर्स। सी है वहाँ पर ANN कैन बी बोथ सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन। और डी है वहाँ पर फुजी सी मीन्स क्लस्टरिंग इज ए सुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन। तो इसकी बात करेंगे हमारे पास आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के बारे में, जो कि हमारे पास क्या होता है, सुपरवाइज्ड लर्निंग होता है या फिर एनफोर्समेंट लर्निंग या फिर अनसुपरवाइज्ड लर्निंग भी होता है। तो ऑप्शन बी और सी जो है इसके आंसर है। ठीक है, तो इसका क्या है, हम ऑप्शंस में एक्सप्लेनेशन में देखते हैं कि ANN जो है वो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क ट्रेनिंग कैन बी असॉर्टेड इनटू सुपरवाइज्ड लर्निंग, रेनफोर्समेंट लर्निंग एंड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। तो ANN जो होता है वो सुपरवाइज भी हो सकता है और अनसुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन मेथड भी है। तो ऑप्शन सी तो करेक्ट हो गया। उसके बाद अगर हम बी की बात करते हैं कि ANN और फुजी सी मीन्स क्लस्टरिंग जो है वो दोनों नॉन पैरामेट्रिक क्लासिफायर्स होते हैं।
तो ANN are versatile algorithms that can be used in both supervised and unsupervised learning context. In supervised learning, ANN are trained on label data to learn patterns and make predictions. ठीक है. अनसुपरवाइज लर्निंग के अंदर क्या होता है कि दे आर यूज टू डिस्कवर हिडन स्ट्रक्चर्स एंड पैटर्न्स इन द अनलेबल्ड डेटा. तो सुपरवाइज के अंदर ANN जो होता है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, वो लेबल डेटा को ट्रेन करता है और उसके बेसिस पे हमारे पास पैटर्न और प्रेडिक्शंस को मेक करता है. अनसुपरवाइज्ड के अंदर हमारे पास जो हिडन स्ट्रक्चर्स रहते हैं, पैटर्न्स रहते हैं अनलेबल्ड डेटा के अंदर, उसको डिस्कवर करता है. फुजीसी मीन्स की बात करते हैं तो फुजीसी मीन्स clustering is an unsupervised clustering algorithm. It does not require label data and is used to group data points into clusters based on their similarity. तो आपको यहाँ से याद रखना है कि ऑप्शन बी और सी करेक्ट है, क्योंकि ANN तो हमारे पास पता है सुपरवाइज भी होता है अनसुपरवाइज भी होता है. उसके अलावा अगर ANN और फुजीसी मीन्स क्लस्टरिंग जो होते हैं वो नॉन पैरामीट्रिक क्लासिफायर्स होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्टर्स कैन बी यूज टू सप्रेस द लो फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट ऑफ ए रास्टर इमेज. तो इसमें पूछा गया सप्रेस द लो फ्रिक्वेंसी. तो जो लो फ्रिक्वेंसी को सप्रेस करते हैं वो कौन से टाइप्स ऑफ फिल्टर्स होते हैं? वो होते हैं हाई पास फ्रिक्वेंसी फिल्टर, क्योंकि हाई पास फिल्टर जो होते हैं वो हाई फ्रिक्वेंसी को पास आउट होने देते हैं और सप्रेस करते हैं लो फ्रिक्वेंसी फिल्टर को. तो इसमें हमारे पास जो भी कर्नल्स गिवन है उसमें जो भी हाई पास के फिल्टर होंगे वो आंसर हो जाएंगे, क्योंकि वही हमारे पास सप्रेस करेंगे लो फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स को. तो इसमें जो हाई पास के फिल्टर हैं, एक तो हमारे पास बी हो गया क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज है, सेंटर वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव है, इसमें सेंटर वैल्यू पॉजिटिव है, बाकी जो नेबरहुड वैल्यूज हैं वो नेगेटिव है, तो ऑप्शन डी हो गया. तो हाई पास फिल्टर हो गए ये दोनों, और यही हमारे पास सप्रेस करेंगे लो फ्रिक्वेंसी फिल्टर को. ये दोनों हमारे पास लो पास फिल्टर हैं, सारे पॉजिटिव हैं, तो ये लो पास फिल्टर है जो कि हाई फ्रिक्वेंसी फिल्टर को सप्रेस करते हैं. बट हमारे पास पूछा क्या गया है, लो फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स को सप्रेस करने वाले फिल्टर्स, वो है हाई पास फिल्टर. और ऑप्शन बी और डी जो है वो हमारे पास सेकंड और फोर्थ वो आंसर हो जाएगा. ठीक है, सेकंड और फोर्थ मतलब बी और डी आंसर हो जाएगा. तो देखिए हमारे पास क्या है कि हाई पास फिल्टर ऑल्सो नोन एज ए लो कट फिल्टर कैन बी यूज टू रिड्यूस और सप्रेस लोअर फ्रिक्वेंसी इन एन रास्टर इमेज. हाई पास फिल्टर क्या करता है, रिड्यूस द लोअर फ्रिक्वेंसी इन एन ऑडियो सिग्नल और इमेज बाई ए सेट अमाउंट. ठीक है, तो हाई फ्रिक्वेंसी वाली वैल्यूज को ये क्या करता है, पास करता है और सप्रेस करता है लो फ्रिक्वेंसी वाले में. सिमिलरली उल्टा होता है हमारे पास लो पास फिल्टर के अंदर के अलाउज लो फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट टू पास थ्रू वाइल अटेन्यूटिंग और रिमूविंग हायर फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट. ठीक है, तो ए लो पास फिल्टर कैन स्मूथ रास्टर इमेज, क्योंकि लो पास फिल्टर जो है वो स्मूथिंग के लिए यूज होती है. किसी भी इमेज को स्मूथिंग के लिए यूज करना है तो लो पास फिल्टर यूज किया जाता है, और हाई पास फिल्टर जो यूज किया जाता है वो शार्पनिंग ऑफ इमेज के लिए यूज किया जाता है. ठीक है, तो ये लो पास फिल्टर कैन स्मूथ a raster image which can be beneficial if high frequency features are noise that detracts from the image quality. However, smoothing can also blur edges, reduce contrast and degrade useful image detail. तो लो पास फिल्टर हमारे पास ये है जो पॉजिटिव वैल्यू है, ये तो एवरेज लीनियर फिल्टर्स का एग्जांपल है लो पास का. ठीक है, क्योंकि 1/9 अगर कॉमन लोगे, बाकी अंदर क्या 1 1 1 1 सभी एलिमेंट्स हो जाएंगे, तो ये एवरेज लीनियर हो गया. बट है हमारे पास क्या टाइप ऑफ लो पास फिल्टर, ये हमारे पास सेंटर वैल्यू पॉजिटिव है बाकी नेगेटिव है. ठीक है, तो हाई पास फिल्टर हो गया. लैप्लासियन फिल्टर भी हमारे पास आप देखोगे तो ये सेंटर वैल्यू और डायगोनल के जो एजेस वाली वैल्यू होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं, बाकी नेगेटिव होती हैं, तो ये लैप्लासियन फिल्टर हो गया. तो आपको सिर्फ समझना है कि सप्रेस करने वाले जो लो फ्रिक्वेंसी को सप्रेस करेगा वो हाई पास फिल्टर होगा, और हाई पास फिल्टर हमारे पास इसके अंदर क्या है, सेकंड और फोर्थ गिवन है. ठीक है, आप हमारा जो वीडियो लेक्चर है सीरीज हमने कंप्लीट किया है इमेज एनहांसमेंट की, उसके अंदर ये सारी चीज़ें क्लियरली बताई गई हैं, तो आप उसको रेफर कर सकते हो. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इमेज रेशियो इज आर करेक्ट. तो इमेज रेशियो के बारे में बताना है करेक्ट स्टेटमेंट. पहला है यहाँ पर, इट कैन नॉट बी यूज टू सप्रेस द इफेक्ट्स ऑफ टोपोग्राफी. इट कैन नॉट बी यूज टू सप्रेस द इफेक्ट्स ऑफ डिफरेंशियल सन इल्यूमिनेशन. या फिर हमारे पास इट हेल्प्स इन सप्रेसिंग द इफेक्ट्स ऑफ डिफरेंशियल सन इल्यूमिनेशन. फोर्थ है हमारे पास, इट हेल्प्स इन सप्रेसिंग द इफेक्ट्स ऑफ टोपोग्राफी. तो ये जो इमेज रेशियो होता है वो हेल्प करता है हमारे पास सप्रेसिंग करने में, चाहे वो टोपोग्राफी का हो चाहे फिर वो हमारे पास डिफरेंशियल सन इल्यूमिनेशन का हो. तो ऑप्शन सी और डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएंगे. तो एस्पेक्ट रेशियो या इमेज रेशियो क्या होता है, इट इज एन रेशियो ऑफ इट्स विड्थ टू इट
हाइट, तो जो भी इमेज की विड्थ होगी डिवाइडेड बाय द हाइट करेंगे अगर हम, तो ये क्या प्रोवाइड करेगा, एस्पेक्ट रेशियो या फिर इमेज रेशियो। क्योंकि आपने ऑब्वियसली देखा होगा किसी इमेज को या वीडियो के अंदर, जैसे 16:9 होता है या फिर 4:3 होता है, आपको किस उसके अंदर चाहिए, एस्पेक्ट रेशियो के अंदर, ठीक है। तो वो चीज़ इमेज रेशियो होती है, जो कि रेशियो होती है वहाँ पर विड्थ टू इट्स हाइट ऑफ द इमेज। इट इज एक्सप्रेस्ड एज टू नंबर सेपरेटेड बाय ए कोलन इन फॉर्मेट विड्थ इज टू हाइट। कॉमन एस्पेक्ट रेशियोज आर 1.85:1 या फिर 2.4:1 इन सिनेमेटोग्राफी के अंदर, और 4:3 एंड 16:3 इन टेलीविजन। ये तो चीज़ हमें पता ही है, ठीक है। आपके फ़ोन के अंदर भी यही दो चीज़ मेनली यूज की जाती हैं, 4:3 और 16:9, ठीक है, टेलीविजन के अंदर। 3:2 इन स्टिल फोटोग्राफी। तो ये जो है हमारे पास कॉलम से जो सेपरेट किए गए हैं, ये वहाँ पर इमेज रेशियो या फिर एस्पेक्ट रेशियो को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो इमेज रेशियो टेक्निक्स होती है वो हेल्प करती है सप्रेस द इफेक्ट्स ऑफ डिफरेंशियल सेल इल्यूमिनेशन। सेल इल्यूमिनेशन मतलब कि जो भी रेज होती है, जो भी हमारे पास इंसिडेंट एंगल रहता है सनलाइट का, उसको वो सप्रेस करती है, उसके इफेक्ट्स को। उसके अलावा टोपोग्राफी की वजह से भी जो भी वेरिएशन आता है हमारे पास, एरर कॉज होता है, उसको भी सप्रेस करता है वहाँ पर इमेज रेशियो। तो बैंड रेशियोज क्या होते हैं, डिवाइडिंग वन स्पेक्ट्रल बैंड बाय अनदर क्रिएट्स एन इमेज दैट शोज द रिलेटिव बैंड इंटेंसिटी। दिस एनहांसेस द स्पेक्ट्रल डिफरेंसेस बिटवीन बैंड्स एंड रिड्यूसेस द इफेक्ट्स ऑफ टोपोग्राफी। तो इसमें हम देख सकते हैं कि ये रिड्यूस करता है वहाँ पर इफेक्ट्स ऑफ टोपोग्राफी। उसके बाद स्केल। स्केल भी क्या है कि एरियल फोटोग्राफी में हमने समझा था कि स्केल इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू इमेजेस ऑन द फोटोग्राफ टू द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन द सेम 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड। तो ये 2 पॉइंट्स मान लीजिए फोटोग्राफ के ऊपर डिवाइडेड बाय द सेम 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड के बीच का जो डिस्टेंस होता है, उसके रेशियो को स्केल कहते हैं। द स्केल इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द फोकल लेंथ ऑफ द कैमरा लेंस डिवाइडेड बाय द फ्लाइंग हाइट। तो ये स्केल हम F/H से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर टोपोग्राफी का करते हैं तो माइनस का H कर देते हैं स्केल निकालने के लिए। तो इससे क्या हम सप्रेस कर रहे हैं, इफेक्ट ऑफ टोपोग्राफी का, ठीक है। तो इमेज एनहेंसमेंट एल्गोरिदम के अंदर क्या होता है, एल्गोरिदम्स कैन बी यूज्ड टू एनहेंस लो इल्यूमिनेशन इमेज। फॉर एग्जांपल, वन एल्गोरिदम मेक्स 2 कॉपीज ऑफ ओरिजिनल इमेज, देन यूजेस स्ट्रक्चर एक्सट्रैक्शन फ्रॉम द टेक्सचर टू ऑब्टेन द इरेडिएशन कंपोनेंट्स ऑफ द ओरिजिनल इमेज। तो अगर हम बात करते हैं इमेज रेशियो या एस्पेक्ट रेशियो की, वो क्या करता है, हेल्प करता है सप्रेसिंग द इफेक्ट्स ऑफ डिफरेंशियल सेल इल्यूमिनेशन और टोपोग्राफी का, ठीक है। तो ऑप्शन सी और डी हमारे पास आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास। अब हमारे पास क्या न्यूमेरिकल स्टार्ट हो गए, क्योंकि ग्रीन कलर से मैंने रिप्रेजेंट किया है इस क्वेश्चन को, तो ये इसका मतलब NAT क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल आंसर टाइप। 80 क्वेश्चन में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैटिस्टिकल क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम इज आर रिप्रेजेंटेड बाय द फिगर बिलो। तो ए हमारे पास क्लास ए K पिक्सल, क्लास B I पिक्सल, और ये J पिक्सल। ये बैंड 1 है, बैंड 2 है, दोनों हमारे पास 8 बिट इमेज के हैं, ठीक है। तो ऑप्शंस देखते हैं वहाँ पर, मिनिमम डिस्टेंस टू मीन क्लासिफिकेशन पैरेललोपाइप्ड क्लासिफिकेशन है, या फिर मैक्सिमम लाइक्लीहुड क्लासिफिकेशन है, या K मींस क्लस्टरिंग है। तो इसका आंसर जो है वैसे पैरेललोपाइप्ड क्लासिफिकेशन है। हम क्या करते हैं, पहले एक एक के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए ये हमारे पास क्या है, मिनिमम डिस्टेंस टू मीन एल्गोरिदम, उसका फिगर हम नीचे देख सकते हैं। ये हमारे पास है मिनिमम डिस्टेंस टू मीन एल्गोरिदम, ठीक है। ये U क्लास है, ये W क्लास है, हमारे पास डिफरेंट क्लासेज हैं। तो मिनिमम डिस्टेंस हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, मीन से कितना मिनिमम डिस्टेंस कैलकुलेशन रहता है। उसके बाद है मैक्सिमम लाइकली एल्गोरिथम, वो हमारे पास इस टाइप से रहता है डिफरेंट हिस्टोग्राम्स के लिए, ठीक है। मैक्सिमम लाइकलीहुड क्लासिफिकेशन है। फिर हमारे पास क्या है, K मीन्स क्लस्टरिंग है। तो इस टाइप से क्या क्लस्टरिंग देखने के लिए मिलती है यहाँ पास क्लासेस, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट डेटा का। जो हमारे पास है पैरेललोपाइप्ड क्लास है, जैसे इस फिगर में हम देख सकते हैं कि क्लास A हो गया हमारे पास, ठीक है, और क्लास B हो गया, ये K पिक्सल हो गया, ये हमारे पास क्लास B हो गया, ठीक है, I पिक्सल। उसके बाद हमारे पास J पिक्सल है। तो ये हमारे पास क्या है, पैरेललोपाइप्ड क्लासिफिकेशन है, जो रिप्रेजेंटेशन दे रखा है वहाँ पर फिगर के अंदर। इसके बारे में समझ लेते हैं पैरेललोपाइप्ड क्लासिफिकेशन के अंदर। दिस इज ए वाइडली यूज्ड डिसीजन रूल बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल बूलियन एंड और लॉजिक। Training data in n spectral bands are used in performing the classification. Brightness values from each pixel of the multispectral
imagery are used to produce an n dimensional mean vector। तो इसके अंदर क्या रहता है, पैरेललोपाइप्ड क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम के अंदर एक तो ये बुलियन ऑपरेटर पर यूज करता है। बुलियन जो होते हैं हमारे पास एंड और लॉजिक उस पर उसके बेसिस पर रहता है, ठीक है। ट्रेनिंग जो होती है एन स्पेक्ट्रल बैंड्स के अंदर, मल्टी स्पेक्ट्रल बैंड्स के अंदर क्लासिफिकेशन को परफॉर्म करता है। तो जो ब्राइटनेस वैल्यूज होती हैं हर एक पिक्सल की मल्टी स्पेक्ट्रल इमेज के अंदर वो प्रोड्यूस की जाती हैं एन डायमेंशनल मीन वेक्टर से। मतलब कि जो वैल्यूज है हमारे पास ब्राइटनेस वैल्यू, उससे हमारे पास एन डायमेंशनल मीन वेक्टर जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है। पैरेललोपाइप्ड एल्गोरिथम इज ए कॉम्प्यूटेशनली एफिशिएंट मेथड ऑफ क्लासिफाइंग remote sensor data. Unfortunately, because some parallelopipes overlap, it is possible that an unknown candidate pixel might satisfy the criteria of more than one class. In such cases, it is usually assigned to the first class for which it meets all criteria. A more elegant solution is to take this pixel that can be assigned to more than one class and use a minimum distance to means decision rule to assign it to just one class. Below figure 3 shows पैरेललोपाइप्ड एल्गोरिथम, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, पैरेललोपाइप्ड एल्गोरिथम है जो कि हमारे पास आंसर के अंदर या क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है, ठीक है। तो इन सभी टेक्निक के बारे में हम वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। तो जैसे जैसे उस टॉपिक को वीडियो लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। तो इसका आंसर क्या है हमारे पास, पैरेललोपाइप्ड क्लासिफिकेशन है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एनईटी क्वेश्चंस रहेंगे। जैसे कि अगला क्वेश्चन क्या है, 81 क्वेश्चन नंबर है कि यूजिंग द गिवन 3x3 पिक्सल कर्नल एंड ओरिजिनल इमेज एंड अप्लाइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वोल्यूशन द वैल्यू ऑफ सेंट्रल पिक्सल ऑफ द आउटपुट इमेजेस। तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया 2 मार्क्स का। इसमें ये कर्नल जो है वो वहाँ पर एवरेजिंग कर्नल है, या आप सिंपल कह लीजिए 1/9 बाहर ले लीजिए और ये 111 हो जाएगा। तो इस कर्नल का यूज करके इस ओरिजिनल इमेज के ऊपर आउटपुट इमेज निकालनी है। तो या तो हम डायरेक्टली चलते हैं कर्नल से, तो 1/9 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला इससे हो जाएगा, ये वाला इससे हो जाएगा, क्योंकि हमें सेंट्रल पिक्सल वैल्यू निकालनी है। सेंट्रल पिक्सल वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास ये सभी की सभी जो 3x3 कर्नल है वो इस सेंट्रल पिक्सल के ऊपर रख दिया जाएगा, ठीक है। तो ये भी 3x3 हो जाएगा। तो इसका मतलब जितनी वैल्यूज हैं उन सभी को आप एड ऑन कीजिए और डिवाइडेड बाई 9 कर दीजिए, क्योंकि ये एवरेज लीनियर फिल्टर है, ठीक है। इसी से हमारे पास कैलकुलेशन हो जाएगी। तो ऑन अप्लाइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वोल्यूशन, एवरेज लीनियर फिल्टर जो कि स्मूथनिंग और लो पास फिल्टर होता है उसको यूज किया जाता है कि द वैल्यू ऑफ सेंट्रल पिक्सल ऑफ द आउटपुट इमेज विल बी एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल द 9 पिक्सल वैल्यू। तो जितनी भी हैं वैल्यूज हमारे पास कितनी, 67 + 67 + 72 + 70 + 68 + 71 + 72 + 71 + 72 डिवाइडेड बाय द 9। तो आपको क्या सेंट्रल पिक्सल वैल्यू की एवरेज वैल्यू जो भी हमारे पास होगी आउटपुट वैल्यू वो आपको 70 आंसर मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये 4 बैंड मल्टी स्पेक्ट्रल इमेज विद द पिक्सल साइज ऑफ 50 मीटर बाई 50 मीटर कवर्स अ ग्राउंड एरिया ऑफ 20 किलोमीटर बाई 20 किलोमीटर। If the radiometric resolution of the satellite data is 8 bits, then the uncompressed satellite image contains KB के अंदर निकालना है of the data in integer, ठीक है। तो एक तरीके से हमारे पास क्या स्टोरेज निकालना है। तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। नंबर ऑफ बैंड्स हमारे पास कितने, 4 है, 4 बैंड इमेज है, मल्टी स्पेक्ट्रल इमेज है। तो टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स निकालने के लिए क्या है कि 20 किलोमीटर बाई 20 किलोमीटर एरिया को कवर कर रहे हैं और हमारे पास एक पिक्सल जो है वो 50 मीटर बाई 50 मीटर की है। तो 20 किलोमीटर बाई 20 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 50 मीटर बाई 50 मीटर, नंबर ऑफ पिक्सल्स कितने आ गए हमारे पास, टोटल 1,60,000 आ गए। उसके बाद रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन कितना है हमारे पास, 8 बिट्स का है, जो कि 1 बाइट के बराबर होता है हमें, क्योंकि किलो बाइट में चाहिए, मतलब 1024 बाइट्स होते हैं, ठीक है। किसके अंदर, 1 KB के अंदर, अगर हम इमेज के अंदर में जाते हैं, या फिर आप लिख लीजिए 1000 बाइट्स होते हैं, ठीक है, अगर हम डायरेक्टली बात करते हैं किलो का। तो हम क्या है 8 बिट की जगह 1 बाइट मान लेते हैं, क्योंकि रेडियोमीटर रेजोल्यूशन जो है वो 8 बिट्स है, मतलब कि 1 बाइट है। तो इससे हमारे पास आंसर बाइट में आ जाएगा, फिर उसको हम किलो बाइट में कन्वर्ट कर देंगे। तो स्टोरेज कितना हो जाएगा, जितने नंबर ऑफ पिक्सल्स हैं 1,60,000, नंबर ऑफ बैंड्स इंटू का 4 और इंटू का रेडियोमीटर रेजोल्यूशन 1 बाइट। तो इससे हमारे पास क्या 6,40,000 बाइट्स आ गया। अब हमारे पास केबी में कन्वर्ट करने के लिए या तो 1000 से डिवाइड कर दीजिए या फिर 1024 से कर दीजिए, तो 640 आ जाएगा या फिर 625 केबी आपका
आंसर आ जाएगा। दोनों ही आंसर वहाँ पर गेट के अंदर गिवन थे, ठीक है, आपके दोनों आंसर ही सही है। तो सिंपल से वहाँ पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं गेट एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास कि इन स्पेशियल इंटरपोलेशन यूजिंग कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशंस फॉर इमेज टू मैप रेक्टिफिकेशन द मिनिमम नंबर ऑफ ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स GCP इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म ए थर्ड ऑर्डर ट्रांसफॉर्मेशन। थर्ड ऑर्डर के लिए यहाँ पर 10 नंबर ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है, तो आंसर वहाँ पर 10 रहेगा कि द मिनिमम नंबर ऑफ ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स GCP इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म ए थर्ड ऑर्डर ट्रांसफॉर्मेशन इन स्पेशल इंटरपोलेशन फॉर इमेज टू मैप रेक्टिफिकेशन इज 10. Third order transformation involves polynomials up to third degree. To solve for all the coefficients in a third order polynomial, you need a system of equations with at least as many equations as unknowns. तो हमें पता है कि जितने unknowns रहेंगे उतने ही हमारे पास क्या चाहिए होते हैं, ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, ठीक है, उतनी इक्वेशन की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो थर्ड ऑर्डर पॉलिनोमियल के लिए मिनिमम क्या है, 10 कोफिशिएंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है कि ए थर्ड ऑर्डर पॉलिनोमियल इन 2 डायमेंशन एक्स एंड वाई आर 10 कोफिशिएंट्स। 4 हमारे पास लीनियर रहते हैं, जैसे एक्स वाई, एक्स हो गया, वाई हो गया हमारे पास, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 6 क्वाड्रेटिक टर्म्स होते हैं, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई, एक्स क्यू और वाई क्यू होता है। ईच GCP प्रोवाइड्स 2 इक्वेशंस, वन फॉर द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वन फॉर द वाई कोऑर्डिनेट। तो मिनिमम हमारे पास कितने नंबर ऑफ ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है थर्ड ऑर्डर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, 10 की, ठीक है, ये आपको याद रखना। जो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है वो न्यूमेरिकल है, ठीक है, उसको देख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है कि इन एन इमेज विद 6 बिट क्वांटिटेशन लेवल द पिक्सल वैल्यूज ऑफ ए सीन आर बिटवीन 25 एंड 55. ए लीनियर कॉन्ट्रास्ट स्टेच इज अप्लाइड टू द इमेज कवरिंग द फुल डायनेमिक रेंज। तो फुल डायनेमिक रेंज को यूज किया गया है, 6 बिट है हमारे पास, तो 2 की पावर 6 कितना हो गया, 64 हो गया, ठीक है। तो मतलब कि 0 से 63 फुल रेंज को यूज किया गया लीनियर कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेच के अंदर। जैसे टाइप्स हमारे पास होते हैं कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग के, लीनियर कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग के हमारे पास टाइप्स होते हैं, उसमें से हम एक मेथड का यूज करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। तो इसमें पूछा गया कि पिक्सल वैल्यू 40 इन द ओरिजिनल इमेज विल बी मैप्ड टू, ठीक है, इन द स्ट्रेच इमेज। तो 40 की जो वैल्यू रहेगी, क्योंकि 25 और 55 वहाँ पर मिनिमम है और मैक्सिमम है डिजिटल नंबर वैल्यू उस इमेज के अंदर। फिर जब हमने लीनियर कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग की तो हमारे पास न्यू आउटपुट वैल्यूज मिलेंगी, ठीक है। तो 25 भी रिप्लेस हो जाएगा, 55 भी रिप्लेस हो जाएगा। जैसे हमने क्या इसमें फिगर नहीं है, मैं आपको एक फिगर समझा देता हूँ। जैसे हमने ऊपर देखा था कि जो भी रेंज हिस्टोग्राम बनाएंगे अभी हम, जो भी बनेगा हमारे पास, मान लीजिए ये 25 हो गई, ये 55 हो गई, रेंज हमारे पास अवेलेबल है फुल रेंज 0 से 64। तो जब हम स्ट्रेचिंग करेंगे तो ये सारी वैल्यूज क्या स्ट्रेच हो जाएंगी और हम फुल रेंज को यूज करेंगे, ठीक है। 0 से 63 रहेगा, क्योंकि 2 की पावर 6, 0 से 63 रहेगा रेंज हमारे पास। तो जो भी हमारे पास इसके बीच की जो 40 वैल्यू रहेगी हमारे पास, वो कितने आउटपुट में वैल्यू रिप्रेजेंट करेगी आफ्टर लीनियर कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेच यूज करने के बाद, ठीक है, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो हम एक लीनियर कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेच टेक्निक यूज करेंगे, मिनिमम मैक्सिमम कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग, ठीक है, उसका फॉर्मूला जो होता है उसके बेसिस पे हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो इन दिस टेक्निक द ओरिजिनल मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ द इमेज आर असाइन टू ए न्यूली स्पेसिफाइड सेट ऑफ वैल्यू बेस्ड ऑन द फुल रेंज ऑफ अवेलेबल ब्राइटनेस वैल्यू ऑफ दैट इमेज, ठीक है। इसी टेक्निक का यूज करके हम 40 की आउटपुट वैल्यू निकालेंगे। आउटपुट इमेज के अंदर क्या वैल्यू रहेगी, 40 नंबर ऑफ पिक्सल वैल्यू का, ठीक है। अब इसके अंदर फॉर्मूला होता है बीबी आउट, जो आउटपुट वैल्यू होती है बीबी इन माइनस का मिनिमम के मैक्सिमम के मिनिमम के क्वांट के, ठीक है। अब इसमें ये चीज़ें क्या क्या है, वैसे तो हमने वीडियो लेक्चर में देखी है अपने, ठीक है। इसमें फिर से समझ लेते हैं कि बीबी इन हो गया वापस कि ओरिजिनल इनपुट ब्राइटनेस वैल्यू। तो यहाँ पर किसकी वैल्यू निकालनी है वापस 40 की, तो बीबी इन की वैल्यू हो गई 40। मिनिमम के और मैक्सिमम के जो होते हैं वो मिनिमम वैल्यू ऑफ द इन द इमेज और मैक्सिमम वैल्यू इन द इमेज। मिनिमम हो गया 25, तो ये हो गया 25, ठीक है, और मैक्सिमम हो गया हमारे पास 55। उसके बाद हमारे पास ये 25 हो गया मिनिमम के। अब हमारे पास क्वांट क्या होता है कि क्वांट के इज द रेंज ऑफ ब्राइटनेस वैल्यू दैट कैन बी डिस्प्लेज ऑन द कैथोड रे ट्यूब, CRT के ऊपर जो रेंज होता है। तो जैसे 2 की पावर 6 है हमारे पास, क्योंकि 6 बिट इमेज है, ये 64 हो गई। और मैक्सिमम वैल्यू जो होती है इसकी रेंज कितनी हो गई, 0 से 63।
तो CRT के ऊपर जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू रिप्रेजेंट की जा सकती है ब्राइटनेस वैल्यू, वो है यहाँ पर 63। तो क्वांट के की वैल्यू हो गई 63। तो सिंपली आप वैल्यू इनपुट कर दीजिए जितनी भी हमारे पास गिवन है या फिर हमें पता चल गई है। तो BBN की वैल्यू 40, मिनिमम के की वैल्यू 25, मैक्स के की वैल्यू 55, क्वांट के की वैल्यू 63। ये गलत हो गया, ये 64 नहीं 63 है, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 40 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 55 माइनस 25 इंटू का 63 है, ठीक है। ये भी 63 है, आप इसको करेक्ट कर लेना। और इक्वल टू जब इसको सॉल्व करोगे आप तो आंसर कितना आ जाएगा 31.5 सॉल्व करने के बाद, क्योंकि ऊपर बच गया 15 और नीचे बच गया 30 और ये हो गया 63। तो ये 2 से डिवाइड, ठीक है। तो 63/2 कितना हो गया वहाँ पर 31.5 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। तो हमारे पास जो गेट में आंसर दिया गया था वो 31 से 32 रेंज दी गई थी, तो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास गेट ज्योमेट्रिक्स 2024 का पेपर एनालिसिस वीडियो था। अब ये जो PDF है, फुल PDF जो सॉल्यूशन रखती है हमारे पास, वो हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पर अपलोड की जाएगी। जो भी इसमें मिस्टेक्स हैं वो मैं करेक्ट कर दूंगा। इसके अलावा जो भी क्वेश्चंस मैंने पहले 1-2 छोड़े थे, जिसको मैंने बोला था बाद में डिस्कस करेंगे, वो भी मैं इस PDF के अंदर डाल दूंगा, जैसे कि आप सॉल्यूशन देख लो। उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, जो भी 2-3 क्वेश्चन थे। तो अब आपके पास जो है वो ज्योमेट्रिक्स गैलेक्सी यूट्यूब चैनल के ऊपर गेट ज्योमेट्रिक्स 2024 का जो फुल सॉल्यूशन एनालिसिस वीडियो अवेलेबल है, ठीक है, 4 पार्ट्स के अंदर। चाहे वो हमारे पास सेक्शन 1 का हो, हमारे पास पार्ट B का, ठीक है, सर्विंग इन मैपिंग कैंडिडेट्स ओनली के लिए, या फिर हमारे पास इमेज प्रोसेसिंग वाले कैंडिडेट्स ओनली के लिए भी सभी क्वेश्चंस को सॉल्व किया गया है, ठीक है। कोई भी डाउट है आप हमें कमेंट कर सकते हैं, वीडियो के ऊपर कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हारू ज्योमेट्रिक्स चैनल के ऊपर जो मेल ID थी उस पर आप अपना डाउट लिख सकते हैं, या फिर हमारे साथ व्हाट्सअप और टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी डाउट है तो आप ज़रूर पूछिए और अपनी गेट ज्योमेट्रिक्स की तैयारी ज्योमेट्रिक्स गैलेक्सी के साथ करते रहिए। थैंक यू।